तो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियाज ओ एप्टी में, जिसका फुल फॉर्म है ऑनलाइन फ्री टीचिंग, इंडियाज ऑनलाइन फ्री टीच। ओके, ये है रेखी प्रकलन बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथमेटिक्स का एक चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 2 है। इससे पहले मैंने इस चैप्टर के एक बेसिक वीडियो अपलोड की थी, जिसको देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि इस चैप्टर के प्रश्न कैसे बनते हैं और खुद से आप बना सकते हैं। इसके लिए मैंने क्वेश्चन भी बनवाया था। आज मैं उसके आगे का प्रश्न करूंगा। तो इस चैप्टर के प्रश्न वाली ए में लगभग चार ही प्रश्न है, जिसका लगभग मैंने शायद 2 हल करवा दी है। आज हम 3 और 4 को करेंगे। अगर हमने 2 को नहीं भी किया होगा तो आज इसको कवर कर लेंगे। तो पहले हम 3 और 4 को समझ लेते हैं, ठीक है। तो पुस्तक निकाल लीजिए, और हो सके तो मैं स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, अगर आपके पास बुक नहीं होगा तो, ठीक है। तो आप ध्यान से प्रश्न देखिएगा। तो प्रश्न मैं पहले पढ़ लेता हूँ, ठीक है। नहीं होगा तो आप लिख सकते हैं, तो पेन कॉपी निकाल करके बैठना है, ठीक है। तो प्रश्न है एक प्रकार की मुर्गी 40 रुपए प्रति मुर्गी के हिसाब से खरीदी जा सकती है। दूसरे प्रकार की मुर्गियां 100 रुपए प्रति मुर्गी के हिसाब से खरीदी जा सकती हैं। 2 प्रकार की मुर्गी है, एक को 40 रुपए के हिसाब से खरीद सकते हैं, एक को 100 रुपए के हिसाब से खरीद सकते हैं प्रति, ना, ठीक। पहले प्रकार की मुर्गी 3 अंडे प्रति सप्ताह देती है। दूसरे प्रकार की मुर्गी 5 अंडे प्रति सप्ताह देती है। देखिए, दोनों की अंडे देने की जो क्षमता है वो अलग अलग है। कोई 3 अंडे देता है प्रति सप्ताह, कोई 5 अंडे देता है, ठीक है। आगे, एक अंडे का मूल्य 1.5 रुपए है। एक अंडे का मूल्य, ठीक है, 1.5 रुपए है। एक मुर्गी के खाने का खर्च 3 रुपए प्रति सप्ताह आता है। एक मुर्गी के खाने का खर्च कितना आता है? 3 रुपए प्रति सप्ताह, ठीक है, ओके। यदि एक व्यक्ति के पास मुर्गियां खरीदने के लिए सिर्फ 5,000 रुपए हो, तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी मुर्गी खरीदनी चाहिए, मतलब उसे प्रत्येक प्रकार की कितनी मुर्गी खरीदनी चाहिए जिसे उसे 100 रुपए से अधिक का लाभ मिल सके, ठीक है। आगे, यह मानते हुए कि व्यक्ति 50 से अधिक मुर्गियां मकान में नहीं रख सकता, ठीक है। तो ये भी एक क्षमता बता दी गई है, एक सीमा बता दी गई है कि उसके मकान में 50 से ज़्यादा मुर्गी नहीं आ सकते, ठीक है। इस समस्या को रेखीय प्रकलन समस्या के द्वारा हल कीजिए, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला लाइन जो बोला है, 2 अलग अलग प्रकार की मुर्गियां जिसका मूल्य 40 रुपये और 100 रुपये है। तो ये तो पता चल गया 2 अलग अलग चीज़ें हैं। और वार्षिक प्रश्न में जब भी 2 अलग अलग चीज़ों की बात की जाए तो आप एक्स वाई मान करके बनाते हैं। ये तो क्लियर है ना। तो देखिए, अब जो मैंने बनाया है, हमने मान लिया कि पहला प्रकार का जो मुर्गी है वो एक्स है। तो पहला जो 40 रुपये जिनका मूल्य था, हमने माना 40 रुपये वाली एक्स मुर्गियां हैं और 100 रुपये वाली वाई मुर्गियां हैं। आपने ये मान लिया, ठीक। आगे आप क्या लिखेंगे? अब उसमें जो सीमा बताई जाती है, बाध्य, उनको ध्यान में रख करके आपको एक समीकरण रूप देना है, समीकरण बनाना है, ठीक है। तो मुर्गियों के लिए बाध्य कि 5,000 रुपये है। आप चाहे पहले टाइप का मुर्गी खरीदे, चाहे दूसरे टाइप का मुर्गी खरीदे, 5,000 से ज़्यादा का मुर्गी नहीं खरीद सकते, क्योंकि उतना ही पैसा है। तो आप लिखेंगे पहले प्रकार की मुर्गी जो आपने एक्स माना था, तो 40 से कम 40 एक्स, वाई माना था तो 100 कम 100 वाई, दोनों को प्लस कीजिए। दोनों को ही, चाहे सिंगल खरीदो चाहे दोनों को एक साथ खरीदो, 5,000 से ज़्यादा नहीं खरीद सकते। तो ये जो एरो बना है ना, इसका मुंह इस तरफ रखना है। अगर इससे ज़्यादा नहीं खरीद सकते तो, अगर इनके वैल्यू इससे ज़्यादा होती तब इनका मुंह इधर रखते हैं। लेकिन जब भी आपको ये पता हो कि ये दोनों इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, मतलब 20 रुपए से ज़्यादा हम नहीं खरीद सकते, तो ये जो हमने मुंह बनाया, बड़ा मुंह, वो उस तरफ रहेगा। इज दैट क्लियर? ये रहा आपका पहला कंडीशन, पहला समीकरण जो आपने बनाया, ठीक। दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न क्या कहा गया है कि उनको रखने के लिए बाध्य जगह, उस व्यक्ति के पास रखने के लिए बाध्य जगह है कि 50 मुर्गी से ज़्यादा नहीं रख सकता। तो एक्स प्रकार की मुर्गी हो चाहे वाई प्रकार की, दोनों को वो 50 से ज़्यादा नहीं रख सकता अपने घर में, मतलब 50 से ज़्यादा नहीं ले सकता। इज दैट क्लियर? ये हुआ आपका दूसरा समीकरण। यहां भी 50 से ज्यादा नहीं हो सकता, इसलिए मुंह उस तरफ है। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट देखिए, मुर्गियों के द्वारा दिए गए कुल अंडे, मुर्गियों के द्वारा दिए गए कुल अंडे, एक 3 अंडे देता है, 5 अंडे देता है। तो जो पहला 3 अंडे देता है वो एक्स है, क्योंकि पहला वाला आपने एक्स माना है तो उसमें 3x हो जाएगा। दूसरा वाला 5 मतलब वाई माने थे और वो 5 अंडे देता है तो 5 वाई। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर कम ज्यादा वाली बात ही नहीं है, दोनों का बस बताया है ना कि वो 3 अंडे 5 अंडे देगा, इससे ज्यादा नहीं देगा, ऐसे तो नहीं बोला है, ठीक। तो ये आपका तीसरा समीकरण बना। नेक्स्ट देखिए, अंडों की कमाई 1.5 रुपये अंडे का मूल्य बताया है। अब दोनों तरह के अंडे आपको पता है, एक 3x एक 5y, है ना। आप गुणा कर करके एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हैं, परंतु जब इस प्रश्न में खर्च बता दे, है ना, प्रॉफिट तो बता रहा है पर उसमें कुछ खर्च बता रहा है, तो प्रॉफिट निकालना है और जितना खर्च बता रहा है प्रति के हिसाब से वो खर्च भी निकालना है, दोनों को घटाना है, तब आपकी एक्चुअल वैल्यू निकलेगी। तब आपको ध्यान देना है, अंडों से कुल कमाई तो निकालेंगे, लेकिन आपको लाभ कैसे निकलेगा? आय और खर्च को घटाने के बाद निकलेगा। इसलिए आपने लिखा कुल अंडों से आए तो 3x प्लस 5y इंटू 1.5, मतलब 1.5 रुपये का गुणा करेंगे तो निकलेगा। लेकिन तुरंत आपको निकाल लेना है मुर्गियों के खाने का कुल खर्च, तो दोनों प्रकार की मुर्गी में 3 रुपये का खर्च होना है। अब दोनों का हम मान निकालेंगे और घटाएंगे तब हमें लाभ पता चलेगा, इसलिए हमने लिखा कुल लाभ बराबर इसका आय और इसका खर्च। अब मैंने इसको ऊपर सॉल्व किया, देखिए जब मैं गुणा करूंगा तो 15 या 45,
मतलब 4.5x हो जाएगा, गुणा करके देखिए 15 पंचे 75 मतलब 7.5y हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो 3 एकम 3x 3 एकम 3y। इज दैट क्लियर? गुणा करेंगे इस तरह से होगा। अब आपको काटना है तो 4.5x में 3x को घटाएंगे तो बचेगा 1.5x मतलब 1.5 रुपए। 4.5 रुपए में 3 रुपए घटाएंगे 1.5 रुपए बचेगा। 7.5 रुपए में 3 रुपए घटाएंगे तो 4 रुपए बचेगा, मतलब 4.5 रुपए बचेगा। इसलिए 7.5 माइनस 3y, तो 7 में 3 जाएगा 4.5 का 5 है, ये आपका लाभ निकला। तो अतः प्रश्न में बताएंगे लाभ इतना है। लाभ कितना है? इतना रुपए का लाभ है, ठीक है। अब जब सब कुछ आपने सॉल्व कर लिया तो आपका काम होता है लास्ट में जमा देना, जो पहला कंडीशन था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ज्यादातर आंसर बुक में क्या होते हैं, लाभ को सबसे पहले रख दिया जाता है और जेड से शो किया जाता है। आप भी बिल्कुल वही कर सकते हैं, जमाना आपके ऊपर है, लेकिन अगर आप शुरू से भी जमाते हैं तो गलत नहीं होता। आपको याद रखना है, गलत नहीं होता। अब देखिए बुक में कैसा जमा है, तो बुक में देखते हैं। बुक में दिया है लाभ को सबसे पहले जेड बराबर, तो आप लाभ को पहले लिख सकते हैं। तो ये जो हमने फर्स्ट में निकाला था, ठीक है, इसको आप शो कर सकते हैं जेड द्वारा। किसके द्वारा? जेड द्वारा, कि जेड जो लाभ है वो इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। उसके बाद पूरा सीरीज आपको यही रहेगा। तो ये जो हमने जमाया है इसको आपको अच्छे से जमा लेना है और आपके आंसर ग्रुप में लिख लेना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन तीसरा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि कंडीशन काफ़ी सरल थी। जैसा जैसा प्रश्न बोलता है बिल्कुल उन्हीं तरह से आपको जमाना है। जमाने के बाद लास्ट में कुछ कुछ प्रश्नों में जोड़ना घटाना होता है, हर प्रश्न में ऐसा नहीं होता। कुछ प्रश्न तो इनफैक्ट बस इतने हैं कि आपको जमाना कैसे बस यही बताना है, ठीक है। तो ये चीज़ें सरल हुई। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे तो और आपको चीज़ें थोड़ी आसान लगेगी। अब ये पहला प्रश्न हुआ था, दूसरा भी देख लीजिए, ठीक है, ताकि थोड़ी सुविधा हो, सरलता हो। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, मतलब चौथे नंबर का प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा नंबर का प्रश्न निकाल लीजिए और हो सके तो मैं स्क्रीन पर दे रहा हूँ, पढ़िए साथ में। अब एक कृषक के पास 100 एकड़ कृषि योग्य भूमि है। एक कृषक के पास 100 एकड़ कृषि योग्य भूमि है। अब ये क्षमता बता रही है कि उसके पास जो भूमि है उसका एकड़ कितना, सिर्फ 100, ना तो ज़्यादा ना तो कम, 100 एकड़ है, परफेक्ट, ठीक। वह जितने टमाटर चुकंदर या मूली उगाता है उन्हें बेचकर टमाटर से 1 रुपये प्रति किलोग्राम का मुनाफा कमाता है, चुकंदर से 0.75 रुपये प्रति नग के हिसाब से कमाता है और मूली पर 2 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से पैसे कमाता है, ठीक है। आगे, औसत उपज प्रति एकड़ 2000 किलोग्राम टमाटर, 3000 नग चुकंदर और 1000 किलोग्राम मूली, ठीक है। उस 100 एकड़ के खेत में क्या क्या कितना कितना उगता है किलोग्राम में और नग में, ये स्पष्ट बता दिया गया है, ठीक है, जो उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। आगे, खाद्य आता है 0.50 रुपये प्रति किलोग्राम उपलब्ध है, ठीक है। अब इसमें जो खाद्य वाद्य लगता है वो 0.50 रुपये के हिसाब से प्रति किलोग्राम में लगता है, ये आपको याद रखना है। आगे, टमाटर तथा चुकंदर के लिए 100 किलोग्राम खाद प्रति एकड़ और मूली के लिए 50 किलोग्राम प्रति एकड़ खाद लगता है, ठीक है। यहाँ पर आपको सबसे पहले खर्च बताया था 0.50 रुपये का प्रति किलोग्राम में। अब किसमें कितना कितना खाद लगता है, किसी में 50 किलो लगते हैं, किसी में 2 किलोग्राम लगते हैं, वो स्पष्ट आपको बता दिया गया है, ठीक है। आगे, टमाटर और मूली की बुआई उगाई और कटाई के लिए 5 व्यक्ति प्रति दिन एकड़ और चुकंदर के लिए 6 व्यक्ति प्रतिदिन एकड़ और श्रम की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो 5 व्यक्ति 6 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और कुल 400 व्यक्ति दिन का श्रम 20 रुपये प्रति व्यक्ति दिन के हिसाब से उपलब्ध हो जाता है। तो इस कंडीशन को आपको, इस समस्या को रेखीय प्रकलन द्वारा समाधान करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें लिखने का काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने लिख लिया, क्योंकि देखिए प्रश्न पढ़ने में जितना समय गया, अब एक एक को मैं पढ़ करके लिखूंगा तो और समझ आएगा, इसलिए मैंने लिख लिया है। अब आप फटाक से समझिए ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है उसके पास कृषि योग्य भूमि की एक सीमा है, 100 एकड़ से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, इतना आपको क्लियर है। आगे देखिए, आप मानेंगे क्योंकि टमाटर चुकंदर अलग अलग चीज़ें वो उगाता है, तो अब हमें उन्हें एक्स वाई का नाम देना है, तो हम चाहे तो एक्स को ही 1 2 3 करके नाम दे सकते हैं, या आप ABCD भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात, हमने लिखा, माना कृषक के पास टमाटर के लिए x एकड़, मतलब वो कितने एकड़ टमाटर उगा सकता है, x एकड़, चुकंदर x2, है ना, और मूली x3, ये 3 हमने मान लिया। ये क्या किया हमने, 3 मान लिया, ठीक है। हमने ये बाध्य लिख दिया कि वो बाध्य है, सिर्फ 100 एकड़ रखा है, कितने एकड़, 100 एकड़। तो चाहे वो x1 मतलब टमाटर उगाए, चाहे वो ये उगाए, 100 एकड़ से ज़्यादा में नहीं उगा सकता, तो तीनों उगाता है 100 एकड़ में। तो टमाटर के लिए x1, चुकंदर के लिए x2, मूली के लिए x3, तीनों को प्लस करके आप बता सकते हैं कि 100 से ज़्यादा नहीं, 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये पहला कंडीशन समझ में आया, 100 एकड़ उपलब्ध है, तीनों को उगाएगा तो उसमें वो बाध्य है, ठीक है। ये हुआ पहला कंडीशन या पहला समीकरण जो आपने जमाया। नेक्स्ट देखिए, वहां पर काम करने के लिए कितने मजदूर लगते हैं, किन में और कितने से ज़्यादा वो मजदूर नहीं लगा सकता, ये भी बताइए। तो 400 मजदूर, कितने मजदूर, 400 मजदूर, एक के लिए 5, दूसरे के लिए 6, तीसरे के लिए 5, ठीक है। ये प्रश्न में स्पष्ट दिया हुआ है, इसलिए आप पहले वाले में 5x कर दीजिए, उसमें 6 और इसमें 5, तो कुल मिला के 5x1 और 6x2 और 5x3, तीनों के लिए 400 से ज़्यादा मजदूर नहीं हो सकते।
ठीक है, ये आपको दूसरा कंडीशन आपने जमा लिया। तीसरा देखिए, उत्पादन भी स्पष्ट दिया है, किसका कितना उत्पादन होता है। तो टमाटर का कुल उत्पादन होता है 2000 किलोग्राम, लिख लिया 2000 किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम में है वो। और उससे आय कितना होगा, तो 1 रुपए का होता है टमाटर से, तो जितना किलोग्राम उगाएगा एक रुपए को उसमें गुणा कर देंगे तो कुल उसकी आय पता चल जाएगी। तो अगर आप कुल आय जानना चाहते हैं टमाटर का, तो टमाटर के किलोग्राम में 1 का गुणा करना है। अब 1 का गुणा करेंगे तो 2000 एकम 2000 ही होगा, इसलिए मैंने सिर्फ क्या लिखा 2000 x1, ठीक है, x1 इसलिए लिखा क्योंकि टमाटर का शो कर रहा है वो अमाउंट इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उसी प्रकार चुकंदर का कुल उत्पादन नग में दिया है, आपको पता है कुल कितना दिया, 3000 नग दिया है। उस पर लाभ होता है 0.75 पैसे का। आप गुणा करेंगे 3000 नग से, तो ये गुणा होकर के आएगा 2250 रुपए। इसको आप कैलकुलेटर में या सिंपल तरीके से गुणा कर सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा इजीली, ठीक है। आगे देखिए, कुल आय इसका निकाल ले, तो अब हम मूली का भी कुल उत्पादन देख लेते हैं। तो मूली का कुल उत्पादन है 1000, जो आपको प्रश्न में स्पष्ट दिया है। उस पर जो आय होता है वो 2 रुपए के हिसाब से होता है। दोनों का गुणा करेंगे, 1000 किलोग्राम उत्पादन 2 रुपए का है, तो ये हुआ 2000 रुपए का इनकम, जिसको x3 नाम देंगे, ठीक है। अब आप ये बोल सकते हैं कि तीनों से कुल कितनी आय हो रही है, तो तीनों का आय निकाल चुके हैं, तीनों को प्लस कर दीजिए। तो इस तरह से आप साथ में लिख सकते हैं, टमाटर पर 2000 किलोग्राम का आय, और इस पर 2250 रुपए का आय, और चुकंदर मूली पर 2000 रुपए का आय। ये 3 तरह का आय आपको पता चल गया कि कुल इनकी आय इस तरह से है। तो ये तो हम शॉर्ट में लिख सकते थे, पर आपको मैंने बेसिक से बता दिया ताकि आप समझ सके कि अमाउंट कैसे निकला, ठीक है। अब आगे के लिए मैं उनको मिटाता हूं। तो तीनों की कुल आय निकालने के बाद अब आपको ध्यान देना है, टमाटर और चुकंदर के लिए खाद्य कितनी की आवश्यकता होती है, 100 किलोग्राम दोनों के लिए एक साथ दिया है, ठीक है। तो दोनों को x1 और x2 है वो टमाटर और चुकंदर, प्लस करके ब्रैकेट के बाहर आप 100 लिखेंगे। अकेले जो मूली है उसके लिए 50 किलोग्राम खाद्य की आवश्यकता होती है, तो वो x3 है और उसके सामने 50 लिख दिए। अब कुल खाद्य कितना लगता है जानना है, तो दोनों को जोड़ना है। तो आप दोनों को अलग अलग जो दिया गया उनको एक साथ लिख करके प्लस का चिन्ह लगा सकते हैं और इस तरह से एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको जानना है खाद्य के लिए कुल खर्च कितना होता है, तो बता दिया है 0.50 पैसे। कहना क्या मतलब है, आधा रुपया, 1 रुपये का आधा, ठीक है, 50 पैसे क्या हो सकता है, मतलब खर्च बैठता है। तो सबका आपको निकाल चुके हैं कुल लागत, जिस पर आप रुपए का गुणा कर सकते हैं। तो जब 50 पैसे का इनमें गुणा करेंगे इसी वाले मान में, तो फिर आपका आंसर आएगा 50 रुपये 50 रुपये 50 रुपये, ठीक है। ये आपने कुल खर्च निकाल लिया। अब व्यक्तियों की आवश्यकता कितनी होती है काम करने के लिए, तो पहले वाले में 5 व्यक्ति, दूसरे वाले में 6, तीसरे वाले में 5 व्यक्ति की आवश्यकता होती है। कुल कितना रुपए देना पड़ता है, तो 20 रुपए देना पड़ता है सबको। तो 20 पंचे 100 रुपये, और 20 छक्के 120 रुपये, फिर 100 रुपये। तो कुल मिलाकर के इतने का खर्च हो जाता है व्यक्तियों में, इतना खाद्य में खर्च हो जाता है। इनकम आपको यहाँ पर पता है। अब आपको लाभ निकालना है। क्या निकालना है, लाभ। मैंने बताया था जिसमें खर्च हो और इनकम भी हो, तो दोनों को घटाएंगे तब लाभ निकलेगा, है ना। सिंपल सी बात है। कितना मुर्गी खरीद रहे हो, कितना उसमें वेस्ट कर रहे हो, फिर उसमें से कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो कैसे पता चलेगा, क्रय विक्रय को घटाने के बाद, मतलब क्रय और लागत को, व्यय को घटाने के बाद, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे कुल लाभ बराबर जितना भी आय हुआ, कुल आय माइनस कुल खर्च। अब दोनों प्रकार के खर्च है ना, तो दोनों खर्च को इसमें घटाएंगे। इसलिए अब हमने लिखा कुल आय, जो यहाँ पर आपने लिखा है नीले कलर में, उसको डायरेक्ट मैंने लिख लिया ब्लैक में, ये कुल आय है। इसमें से मैं दोनों प्रकार के खर्च को घटाऊंगा, जो कि खाद्य में हुआ था और जो व्यक्तियों में हुआ था। तो दोनों खर्चों को मैंने यहाँ अगल बगल माइनस में लिख लिया, क्योंकि ये दोनों जो खर्च हैं वो इसके साथ घटेंगे, किसके साथ, आय के साथ, ठीक है। अब दोनों ही खर्च है तो दोनों को हम जोड़ सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो 50 और 100, x1 आपस में जुड़ेगा, x2 जुड़ेगा, तो 150 रुपये का खर्च हुआ। अब उसका इनकम कितना था, x1 का 2000 था, 2000 में 150 घटाएंगे तो 1850 रुपये बचेगा। ये आपका पहला मान निकला। दूसरा है 2250, उसमें से दूसरा खर्च 50 रुपये का और 120 रुपये का है, कुल मिलाकर के 170 रुपये हुए। 170 रुपये जब इसमें घटाएंगे तब आपका मिलेगा 2080 रुपये, ठीक है। तीसरा 2000 का है और उसमें 25 रुपये और 100 रुपये का खर्च, मतलब 125 रुपये का खर्चा है। 2000 में 125 घटाएंगे तो आपका निकलेगा 1875 रुपये। क्लियर। ये आपने जो निकाला यही आपका लाभ है। ये क्या शो करेगा, ये लाभ को शो करेगा। अब आपको सब मान अपने अलग अलग निकाल लिया है। आपका काम है बस जमाना, जो आप लास्ट में बुक में आंसर देखते हैं उस तरह से। वैसे आप नहीं जमाएंगे तब भी चलेगा, परंतु आपको जमाना है। तो देखिए, आपने सब निकाल लिया है, कितने एकड़ खेत है, कितने मतलब व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, कितने खर्च होते हैं, कितने टमाटर है, कुल उत्पादन क्या है, कुल आय क्या है, सब कुछ आपने निकाल लिया है। अब आप जमा दीजिए। आपको सबसे पहले क्या शो करना पड़ता है, आपको सबसे पहले लाभ को शो करना पड़ता है जेड के अकॉर्डिंग। तो जेड लिख करके लाभ आपने निकाल लिया, उसको लिख लीजिए, ठीक है। अब आप लिख सकते हैं कि टमाटर हो, चाहे चुकंदर हो, चाहे मूली हो, ठीक है। 100 एकड़ से ज़्यादा में इनकी खेतीबाड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि उसके पास सीमित 100 खेत है। तो तीनों को लिख करके 100 लिख करके मुंह उधर रखेंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जिस भी प्रश्न को आप बनाएंगे उसमें लाभ 0 से अधिक होना चाहिए, क्योंकि 0 में कौन काम करेगा, 0 से अधिक होना चाहिए। तो जितने भी अलग अलग मान होते हैं उनके बराबर में 0 लिख करके इधर मुंह करना है कि 0 से अधिक इनको लाभ चाहिए, 0 से अधिक, 0 से अधिक। इज दैट क्लियर? ओके। उसके बाद आपको पता है कि 400 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है तीनों प्रकार के उत्पादन के काम को करने के लिए, ठीक है। तो कुल 400 आपने लिखा। आप चाहे तो कुछ और चीज़ों को जमा सकते हैं, पर जितना आपके बुक में दिया है उतना इतना मैंने लिख दिया, इतना है सफिशियंट। तो चीज़ें काफ़ी सरल है, एक बार फिर से बता देता हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। 100 एकड़ खेत था, अलग अलग चीज़ें उत्पादन करता था, तो एक को x1, एक को x2, एक को x3 माना हमने लिखा कि तीनों प्रकार में 100
100 एकड़ से ज़्यादा का खेती नहीं हो सकता, इसलिए हमने तीनों को प्लस और 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता ये लिखा। तीनों में 400 व्यक्ति की आवश्यकता होती है, पर किसमें 5 किसमें 6 उनमें इसमें गुणा कर दिए, तो एक में 5 व्यक्ति, इसमें 6 व्यक्ति, एक में 5 व्यक्ति, तीनों में 400 व्यक्ति से ज़्यादा नहीं हो सकते। फिर तीनों का अलग अलग उत्पादन दिया था, अलग अलग इनकम दिया था, गुणा करके हमने कुल इनकम निकाल लिया। ठीक है, खाद्य में खर्च होते थे, तीनों का अलग अलग किलोग्राम की आवश्यकता होती थी, सब में कुल रुपए निकाल लिया, पैसे पता था। तो व्यक्तियों पता था, व्यक्तियों का इनकम भी पता है, उनका भी खर्च निकाल लिए। कुल खर्चों में से कुल आय, मतलब कुल आय और कुल खर्च को घटा दिया तो निकल गया लाभ। अब आपने लाइन से जमा दिया, चीजें हुई खत्म। ठीक है, अब अगर इस प्रश्नावली ए का अगर मैंने पहला प्रश्न कवर किया है और दूसरा नहीं किया है, तो दूसरा मैं शॉर्ट में तुरंत बता देता हूं, इसको समझ लीजिए, मतलब इसको तो समझ गए, उसको भी समझ लीजिए, फिर बाकी का जो क्वेश्चन है वो हम पार्ट 3 में करेंगे। ठीक है, वैसे पार्ट 2 अपलोड हो चुका है, मतलब यही पार्ट 3 है, पार्ट 4 में करेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से मैं इसको मिटाता हूं, तब तक आप नोट कीजिए। तो प्रश्न दूसरा ध्यान से समझिए, प्रश्न में क्या कहा गया है। प्रश्न में कहा गया है एक खिलौना निर्माता कंपनी 2 प्रकार के खिलौने ए तथा बी बनाता है। बी प्रकार के खिलौने बनाने में उसे ए प्रकार के खिलौने बनाने से दुगना समय लगता है। ठीक है, आगे कंपनी अधिक से अधिक 2000 खिलौने बना सकती है प्रतिदिन। यदि वह केवल एक प्रकार के खिलौने बनाए, मतलब ए प्रकार के खिलौने बनाए, तो दोनों प्रकार के खिलौने के लिए प्लास्टिक की आपूर्ति से 1500 खिलौने प्रतिदिन बना सकते हैं। ठीक है, मतलब जो प्लास्टिक चाहिए खिलौने बनाने के लिए वो 1500 से ज़्यादा उपलब्ध नहीं है, वो चाहे पहला बना ले चाहे दूसरा बना ले। ठीक है, उसमें बी प्रकार के खिलौने बनाने के लिए ड्रेस की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो बी प्रकार के खिलौने, सिर्फ बी प्रकार के खिलौने ऐसे जिसमें ड्रेस की आवश्यकता होती है। कितने ड्रेस? 600। यदि कंपनी को उपलब्ध है 600, यदि कंपनी को ए प्रकार तथा बी प्रकार के खिलौने बनाने में 3 रुपये और 5 रुपये का लाभ होता है। ठीक है, ठीक है, इसको लाभ कितने का होता है? 3 रुपये पहले वाले में और बी वाले में 5 रुपये का लाभ होता है। ठीक, तो अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए कितने कितने खिलौने प्रतिदिन बनाने चाहिए, इस समस्या को रेखीय प्रकरण द्वारा सॉल्व कीजिए। ठीक है, देखिए फटाक से लिखेंगे। चूंकि 2 प्रकार के अलग अलग खिलौने बनाती है, तो मान लेते हैं पहला प्रकार का खिलौना X1, दूसरे प्रकार का X2, ये हमने लिख लिया। ठीक है, आगे कंपनी प्रतिदिन 2000 से ज़्यादा खिलौने नहीं बना सकती, अधिक से अधिक 2000, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब समय कितना लगता है जब 2000 खिलौने बनता है, तो मतलब बी को समय लगता है, इसलिए बी में 2 का गुणा करेंगे, क्योंकि बी में दुगना समय लगता है। ठीक है, प्लास्टिक की आपूर्ति दोनों ही प्रकार के खिलौने बनाएंगे, सिर्फ 1500 उपलब्ध है, इसलिए X1 X2 प्लस 1500 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक, ड्रेस के लिए बाध्य है सिर्फ दूसरे पर, बी वाली वस्तु पर, इसलिए सिर्फ X2 में हमने लिखा कि उसको 600 वस्तु ड्रेस की आवश्यकता है। ठीक, ये हुआ। अब लाभ क्या होता है, तो पहले वाले पर 3 रुपये का, दूसरे वाले पर 5 रुपये का लाभ होता है। अब लाभ को आपको जेड से दर्शाना है, तो अब हमने जमाया ग्राफ, ध्यान से देखिए। जेड बराबर हमने लाभ को शो किया। देखिए पहला वस्तु बनाने में दूसरे वस्तु से बी प्रकार की वस्तु बनाने में ए से ज़्यादा समय लगता है, तो इसमें हमने 2 का गुणा किया, क्योंकि बी वाला है ये ए वाला है, दोनों में 2000 से ज़्यादा मतलब खिलौने नहीं बन सकते एक दिन में, ये हुआ दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन, दोनों के लिए सिर्फ 1500 खिलौने उपलब्ध हैं। बी प्रकार के खिलौने बनाने के लिए 600 ड्रेस की आवश्यकता होती है, और लाभ आपको पता है कि दोनों में 0 से अधिक लाभ होना चाहिए, इसलिए 0 तो आपको लिखना ही है, और जो भी पहले 2 या 3 वस्तु होंगे एरो आपको उन्हीं की तरफ रखना है, क्योंकि लाभ 0 से अधिक होना चाहिए, लाभ 0 से अधिक। इस तरह से आपने जमा लिया, यही आपका आंसर है। आई होप आपको प्रश्न तीसरा, चौथा और ये दूसरा स्पष्ट रूप से और आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब आपको क्या करना है, इसके आगे के प्रश्नावली को आप थोड़ा उदाहरण देकर के समझिए, और उसके क्रियात्मक प्रश्न में अपलोड कर दूंगा इसके बाद। तो उसको टाइम पर पाना चाहते हैं और अपनी गणित को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग।